Assalamu alaikum, dear students. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम लेक्चर नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एनी टाइम वेस्ट किए बगैर। ओके, लेक्चर नंबर 38 में हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स और इसके कुछ फ्रेंड्स के बारे में इसका एक टॉपिक है। इसमें वैसे जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का मतलब फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम हर क्लास में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम फ्रेंड फंक्शंस बनाते हैं। और फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियोस लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी इसकी विद कोडिंग मैंने इसको आपको समझाया हुआ है। तो अगर आपने फ्रेंड फंक्शन को समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस से भी इससे फायदा उठा सकते हैं। चलिए बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड्स से। ओके, टेम्पलेट्स के बारे में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो लेक्चर नंबर 38 में भी टेम्पलेट्स को ही कंटिन्यू होगा। टेम्पलेट्स आर द स्पेशलाइजेशन आर आल्सो कंपैटिबल विद फ्रेंडशिप फीचर ऑफ सी प्लस एज दे आर विद इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में टेम्पलेट्स एंड इनहेरिटेंस के बारे में देखा, तो इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन और इसकी कंपैटिबिलिटी को देखेंगे कि टेम्पलेट्स और फ्रेंड फंक्शन का क्या आपस में रिलेशनशिप हो सकता है। We consider a following rules when dealing with templates and friend function and classes. तो टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड्स के रिलेटेड कुछ हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स के मुताबिक ये यूज होगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं और ये जो रूल्स होंगे इनको आप इसकी जो थ्योरेटिकली जो मैं कराऊंगा, मैं डिटेल में इसके प्रोग्राम्स को नहीं करवा रहा इस सीरीज में। इसकी जो थ्योरेटिकली है इसके कंसेप्ट में आपको दे रहा हूँ। तो इसके जो कंसेप्ट है ये आपके ये जो मैं डेफिनेशन आपको कुछ बताऊंगा, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। क्यों? और पास्ट पेपर्स में ऐसी चीजें आई हुई हैं ये रूल्स वाली, तो आप इनको जरूर ऐड करिएगा। ओके, when an ordinary function or class is declared as friends of a class template, then it becomes friends of each instantiation of that template class. When an ordinary function or class, जब आपका फंक्शन एक ऑर्डिनरी होता है, जब आपका फंक्शन आप उसको टाइप करना स्टार्ट करते हो, दैट इज डिक्लेयर, ये डिक्लेयर होता है एज फ्रेंड्स ऑफ क्लास। ये एक एज अ फ्रेंड ऑफ क्लास टेम्पलेट ये डिक्लेयर होता है। देन इट बिकम फ्रेंड्स ऑफ ईच इंस्टेंशिएशन, और फिर इसके बाद ये फ्रेंड्स के इंस्टेंशिएशन में जाता है। इंस्टेंशिएशन मीन क्या है? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंस्टेंशिएशन में हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स आती हैं इन फ्लोट कैरेक्टर, उसमें ये यूज होगा। तो ये एक इसका रूल हो सकता है। इन शॉर्टकट, जब आप एक फंक्शन को ऑर्डिनरी बनाते हो उसको डिक्लेयर करने के लिए, तो वो एज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास टेम्पलेट ये आपकी इंस्टेंशिएशन में यूज होगा। ओके, जैसे कि एक टेम्पलेट बनी हुई है, सबसे पहले एक क्लास बनी है, फिर उसके बाद टेम्पलेट बनी हुई है, और फिर क्लास बी के अंदर उसके फंक्शन में फ्रेंड ए यूज हुआ है, मतलब क्लास ए का फ्रेंड यूज हुआ है, मतलब क्लास बी क्लास ए का फ्रेंड है। यही इसका रूल 1 है। ओके, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट रूल पे जाता हूँ। ओके, टेम्पलेट एंड फ्रेंड्स रूल 2 के मुताबिक क्या है? रूल 2 अप्लाइज व्हेन वी मेक टेम्पलेट फंक्शन और टेम्पलेट क्लास फ्रेंड ऑफ एन अदर टेम्पलेट क्लास। रूल 2 के मुताबिक एक टेम्पलेट फंक्शन या टेम्पलेट क्लास फ्रेंड ऑफ अनदर टेम्पलेट क्लास, ये फ्रेंड होते हैं किसी दूसरी क्लास के। मतलब जो हमारा इसमें जो टेम्पलेट फंक्शन होता है या कोई टेम्पलेट क्लास, ये फ्रेंड होता है किसी दूसरी टेम्पलेट क्लास का। ये रूल 2 के मुताबिक ये चीज है। ओके, तो इसके बाद रूल 3 को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। रूल 3 के मुताबिक क्या है? टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड्स रूल 3 के मुताबिक क्या है? व्हेन अ फ्रेंड फंक्शन क्लास टेम्पलेट टेक्स डिफरेंट टाइप पैरामीटर, जब एक फ्रेंड फंक्शन या क्लास टेम्पलेट डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स लेते हैं फ्रॉम द क्लास टेम्पलेट, एक क्लास टेम्पलेट में ग्रांटिंग फ्रेंडशिप, एक वो ग्रांटिंग करते हैं फ्रेंडशिप, देन इट्स इंस्टेंशिएशन इज अ फ्रेंड ऑफ
ईच इंस्टेंशिएशन ऑफ द क्लास टेम्पलेट ग्रांटिंग फ्रेंडशिप। तो फिर इसके जो इंस्टेंशिएशन होते हैं, जो इसके डाटा टाइप्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं एज अ फ्रेंड। ये इसका रूल होता है रूल 3 का। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, सॉरी इसकी एग्जांपल्स एज अ प्रोग्राम। तो इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। ये सबसे पहले वो टेम्पलेट हो रही है, फिर इसमें एक फंक्शन मेंबर फंक्शन यूज हुआ है, फिर उसमें दूसरी क्लास के यूज हुई, फिर उसका एक अलग उसका टेम्पलेट बनाए, क्लास बनी है और उसका टाइप बनाए, मतलब जो हम डाटा टाइप यूज करेंगे। तो क्लास बी के अंदर फिर उसके अंदर एक मजीद न्यू टेम्पलेट बनाए और फिर उसमें मजीद एक फ्रेंड बनाए। तो टेम्पलेट क्लास एस मजीद एस सॉरी मजीद एक टेम्पलेट बनाए और फ्रेंड ए, मतलब फिर क्लास जो आपके क्लास ए था उसका क्लास ए यहाँ पे एज अ फ्रेंड बन गया। तो ये एक रूल होता है टेम्पलेट एंड फ्रेंड्स का। जो आप फ्रेंड्स होते हैं टेम्पलेट के अंदर, ये डिफरेंट टाइप्स के रूल्स होते हैं। इनमें कोई एक रूल अप्लाई नहीं होता, इनमें डिफरेंट टाइप्स के जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक इसमें वो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो इन्होंने हमें रूल्स इन्वेंट कर दिए हैं और हम अपने यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन रूल्स को यूज करें, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वही रूल्स हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये फिर रूल 4 है। इसका रूल 4 आ रहा है टेम्पलेट एंड फ्रेंड्स का। रूल 4 says that when we declare a template as friend of any class, then all kind of specialization of that function explicit. When we declare a template as friend of any class, कब जब हम किसी भी टेम्पलेट को एज अ फ्रेंड किसी भी क्लास में यूज करते हैं, then all kind of specialization, तो हर टाइप की स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट फंक्शन इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट होगा। मतलब जब किसी भी क्लास का टेम्पलेट एक डिक्लेयर होता है एज अ फ्रेंड, तो वो किसी भी काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन वो एज अ एक्सप्लिसिट उसको यूज करेगा, एज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको यूज करेगा। एक्सप्लिसिट क्या होता है इसका आपको ऑलरेडी पता है। एक्सप्लिसिट मीन के जब हमारा कंपाइलर खुद बहुत बाय डिफॉल्ट इसको यूज करेगा वो एक्सप्लिसिट होगा। उसमें इम्प्लिसिट भी होगा और पार्शियली आल्सो बिकम फ्रेंड ऑफ दैट क्लास ग्रांटिंग फ्रेंडशिप। तो फिर ये क्लास की फ्रेंडशिप में ग्रांटिंग फ्रेंडशिप होगा। ओके, ये रूल 4 के मुताबिक ये हमारे पास ये रूल्स होते हैं। तो उसके बाद अब हम लेक्चर नंबर 39 तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 39 के मुताबिक क्या आ रहे हैं उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो है टेम्पलेट एंड स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं इसका भी मैंने बहुत ही डीपली डिटेल में विद कोडिंग मैंने आपको इसका डेव सी प्लस में समझाया था स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट्स मेरी ये सारी मेरी वीडियो स्टार्ट से बिल्कुल लेक्चर 1 से ले रहे हैं उनको तो इसका बहुत ही अच्छे से आइडिया होगा। तो उसमें हम थोड़ा सा इस लेक्चर नंबर 35 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को मैं थोड़ा सा आपको कवर करवाता हूँ। जो वो चीज़ें जो एज अ फाइनल टर्म में आ सकी हैं। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स की कुछ कंक्लूजन है, एडवांटेजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, इनको राइट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, टेम्पलेट्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। रियूजबिलिटी, टेम्पलेट्स क्यों यूज होते हैं? टेम्पलेट्स को हम यूजबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मतलब उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। राइटेबिलिटी, मतलब इसमें हम एक दफा ही राइट करते हैं प्रोग्राम को, एक टेम्पलेट को हम एक ही दफा राइट करते हैं और उसको उसको बाद में जितना हमने खींचना हो, जितना हमने अपने प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग लंबा करना हो हम उतना कर सकते हैं। मतलब जितनी हमने कोडिंग मजीद इंक्रीज करनी चाहे तो हम उसमें कर सकते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी जरूर होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि जस्ट एडवांटेजेस हों। तो चलिए डिसएडवांटेज को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहले है कैन कंज्यूम मेमोरी इफ यूज विदाउट केयर। ये मेमोरी को कंज्यूम करते हैं अगर इसमें हम कोडिंग ना लिखें। अगर इसमें कोडिंग मतलब अगर हम जस्ट एक दफा टेम्पलेट डिक्लेयर कर देना, टेम्पलेट फिर उस बॉक्स के अंदर उस डाटा टाइप लिखें,
तो वो आपकी सारी मेमोरी को कलेक्ट करता है, आपकी वो सारी मेमोरी को गेन करता है। लेकिन जब हम उसमें कोई कोडिंग नहीं लिखेंगे, उसके बाद कोई प्रोग्राम आगे टाइप ही नहीं करेंगे, तो वो हमारी जो मेमोरी होगी वो उसको वेस्ट कर देगा। ओके, तो सेकंड जो पॉइंट है, टेम्पलेट्स में अफेक्ट रिलायबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम एज दे गिव सेम टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल डाटा टाइप which may not be correct for a particular data. टेम्पलेट में अफेक्ट रिलायबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम। टेम्पलेट्स जो होते हैं वो प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं एज दे गिव सेम टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यूज करते हैं फॉर ऑल डाटा टाइप, हर एक डाटा टाइप में। मतलब एक डाटा टाइप हम लेते हैं कोई भी, जैसे हम इंट ले हैं, जब हम एक टेम्पलेट के अंदर इंट लिखेंगे, मतलब लेट्स सपोज कर लेंगे ये टेम्पलेट है और इसके अंदर हम टाइप नेम लिख लेते हैं इंट है, तो फिर हम जितना भी आगे प्रोग्राम, जब हम उसमें मजीद आगे कोडिंग करेंगे तो उसमें हम इंट के ही रेलिवेंट हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर हमें हो सकता है कि अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें कोई फ्लोट या स्ट्रिंग डाटा यूज करनी हो, लेकिन हमने टेम्पलेट के अंदर जस्ट एक उसकी टाइप लिखी हुई है इंट है, तो फिर हम इंट ही यूज करेंगे, फ्लोट नहीं लिखेंगे। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो सकती है। उसके बाद है as we are free to give any kind of implementation for a particular data type, we may give incorrect implementation. Consider the above is equal function, it will produce incorrect result for character as it will compare first value of both arrays only. अगर आप इसकी TCO देखें तो इसकी एग्जांपल के मुताबिक एक कैरेक्टर है, उसकी एक स्ट्रिंग बनी हुई है हेलो, हेलो नेम की उसमें वैल्यू स्टोर है, फिर सेकंड उसके अंदर वर्ल्ड है, फिर इज इक्वल के अंदर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर किया, जो कि ये इसके साथ मेरे ख्याल से इसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर हमने इक्वल करना है, अगर हमने चेक करना है कि दो वैल्यूज आपस में कैसे इक्वल हैं, उसके लिए हम ये इस इक्वल वाला फंक्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेशक ये हमारा एक फंक्शन यूज हुआ है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, बेशक ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन जब हमने स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को आपस में चेक करना है कि यार दो स्ट्रिंग थी जो वैल्यू में क्या वो इक्वल हैं या नहीं है, क्योंकि ये जो दो वैल्यूज है, ये जो दो वैल्यूज, ये हेलो है और दूसरा वर्ल्ड है। हेलो और वर्ल्ड सेम वर्ल्ड नहीं होते, सेम चीज नहीं होती, तो ये भी इसमें एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके, तो उसके बाद आगे मजीद मूव ऑन करता हूँ मैं। जेनेरिक एल्गोरिथम, जेनेरिक एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेरिक एल्गोरिथम। We claim that this algorithm is generic because it works for any aggregate object that define following three operation. हम जेनेरिक एल्गोरिथम में तीन मेजर ऑपरेशन यूज करते हैं एक जेनेरिक एल्गोरिथम में। जेनेरिक एल्गोरिथम में ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेरिक एल्गोरिथम में हम कौन से ऑपरेशन यूज करते हैं। वो सबसे पहले तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सेकंड इज डिफ्रेसिंग ऑपरेटर, सेकंड जो मल्टीप्लाई वाला साइन, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी ऑपरेटर, मतलब इक्वल 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 ना हो, इनइक्वालिटी हो, नॉन इक्वल हो, तो उसके लिए ये तीन चीजें होती हैं जेनेरिक एल्गोरिथम में। तीन टाइप्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डी रिफ्रेसिंग ऑपरेटर और थर्ड वन इज इनइक्वालिटी ऑपरेटर। ओके, ये चीजें यूज होती है एक जेनेरिक एल्गोरिथम, ये तीन ऑपरेशंस होते हैं और इन तीन ऑपरेशन के बारे में फाइनल टर्म में बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप के एमसीक्यूज आ जाएं। उस टाइप के एमसीक्यू आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं 3 मार्क्स का, कि जेनेरिक एल्गोरिथम के जो तीन ऑपरेशंस हो उनका नाम लिखें, तो इसके बारे में आपको आइडिया अच्छे से होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद है कि जेनेरिक एल्गोरिथम टू अवर टेम्पलेट वेक्टर क्लास टू एग्जामिन वेक्टर अवर जेनेरिक एल्गोरिथम फाइंड। अच्छा, एक यहाँ पे एक फंक्शन यूज हो रहा है फाइंड का, जेनेरिक एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये तो इसका ऑपरेशन है, ये तो इसको हुए ऑपरेशन, लेकिन जेनेरिक एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के लिए हम फाइंड वाला ऑपरेशन यूज करते हैं। ओके, इसके बारे में ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। तो ओके, ये सारी चीज वही चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी।
तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे मूव ऑन करता हूँ। तो इसमें ये एक जेनेरिक एल्गोरिथम का एक मजीद एक फुल टेबल बनाया हुआ है, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी आइटरेशन। नंबर 1 में क्या कुछ चेंजिंग आएंगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, फोर्थ में क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। मतलब ये एक के डी रिफ्रेंसिंग ऑपरेटर्स इन्होंने लिए, फिर ये नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर्स उन्होंने लेके इसकी टेबल में क्या इफेक्शन पड़ेगी। ओके, तो इस जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है कि हर चीज के अगर जिस चीज के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी जरूर होते हैं। तो ऐसा इसकी भी ये जो जेनेरिक एल्गोरिथम इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि आवर एल्गोरिथम डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल ट्रेवल्सल। जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो मल्टीपल ट्रेवल्सर्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। सेकंड है आवर एल्गोरिथम शोस इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। जो हमारा एल्गोरिथम होता है ये शो करता है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। ओके, और थर्ड है सपोर्ट ओनली अ सिंगल ट्रैवल्स स्ट्रेटेजी। जो हमारा जेनेरिक एल्गोरिथम होता है ये हमेशा सपोर्ट करता है एक सिंगल ट्रैवल्स स्ट्रेटेजी। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जेनेरिक एल्गोरिथम की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें आपकी ये 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अवर एल्गोरिथम डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल ट्रैवल्सन। बेशक आप ये जो सेंटर ये जो डॉक्यूमेंटेशन है आप इसको बेशक ना रेडी करें, क्योंकि ये हेडिंग से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये जो मल्टीपल ट्रैवल्सर ये इसको सपोर्ट नहीं करता। फिर बी ऑप्शन है अवर एल्गोरिथम शो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, कि जो हमारा एल्गोरिथम शो होता है ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर शो करता है। फिर उसके बाद है सपोर्ट ओनली अ सिंगल ट्रैवल्सर स्ट्रेटेजी। ये आपको बता रहे हैं कि जो हमारा जेनेरिक एल्गोरिथम होता है ये सपोर्ट करता है एक सिंगल ट्रैवल्सर स्ट्रेटेजी। ये आपका एमसीक्यूज और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका फाइनल टर्म में जरूर आ सकते हैं, और मे भी किसी ना किसी स्टूडेंट का है। तो इसको जरूर रेडी करिएगा लेक्चर नंबर 39। ओके, तो लेक्चर 40 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 40 में क्या है, लेक्चर 40 में सबसे पहले वो जो हमने अभी जो 2 लेक्चर्स किए उसका सारा रिकैप आ रहा है। तो सबसे पहले है कि इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी दैट वी कैन अप्लाई जेनेरिक एल्गोरिथम ऑन एनी कंटेनर दैट सपोज 3 ऑपरेशन। ये कह रहे हैं जो जेनेरिक एल्गोरिथम होते हैं वो सपोर्ट करते हैं 3 ऑपरेशन को, प्लस प्लस इंक्रीमेंट, स्टैटिक डीरिफ्रेशिंग ऑपरेटर और इनइक्वालिटी ऑपरेटर। इन 3 ऑपरेशंस को वो सपोर्ट करते हैं हमारे जेनेरिक एल्गोरिथम। ओके, उसके बाद है देन वी अप्लाई जेनेरिक एल्गोरिथम फाइंड ऑन आवर वेक्टर। फिर उसके बाद जेनेरिक एल्गोरिथम फाइंड यूज होता है एज एक वेक्टर क्लास पे बाय गिविंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज 3 ऑपरेशन इन वेक्टर क्लास। जो कि इन वेक्टर क्लास पे इन 3 ऑपरेशंस को यूज करे, इन 3 ऑपरेशंस को। सही है। ओके, उसके बाद है एट द एंड वी सा दैट दिस अप्रोच हैज सम ड्रॉबैक्स एज गिवन बिलो। तो इसके बाद हमने कुछ इसके ड्रॉबैक्स देखे, इसके कुछ प्रॉब्लम्स, इसके कुछ डिसएडवांटेज देखे। सबसे पहले ये था कि नो सपोर्ट फॉर मल्टीपल ट्रैवल्सर, कि ये हमारी मल्टीपल ट्रैवल्सर को सपोर्ट नहीं करता। फिर उसके बाद सपोर्ट ओनली अ सिंगल ट्रैवल्सर स्ट्रेटेजी। ये एक हमेशा सिंगल ट्रैवल्सर स्ट्रेटेजी को ही सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, ये हमारी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को सपोर्ट करता है। सही है। उसके बाद है इसके कुछ आगे एक टॉपिक आ रहा है कर्सर। कर्सर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कर्सर के बारे में यहाँ पे क्या है, अ बेटर वे इज टू यूज कर्सर। इस सब प्रॉब्लम्स को, ये जो मेरे पास हमें ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो आपके पास अप्रोच आ सकती है वो ये है कि आप कर्सर्स को यूज करें। तो कर्सर्स क्या होते हैं उसको देख लेंगे। अ कर्सर इज अ पॉइंटर दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड द कंटेनर। कर्सर आप पॉइंटर्स होते हैं जो कि आपके कंटेनर को आउटसाइड आप डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड। उसके बाद है एग्रीगेट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड मेथड दैट हेल्प कर्सर टू ट्रैवर्स एलिमेंट। जो एग्रीगेट ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मेथड हेल्प कर्सर टू ट्रैवर्स ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को डिफरेंट कर्सर से ट्रैवर्स किया जा सके। तो वो आपसे ये भी हमसे आ सकता है एग्रीगेट ऑब्जेक्ट क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, इसको भी आप अच्छे से रेडी करिएगा। ओके, तो उसके बाद ये जो 3 ऑपरेशंस है इनको भी आप एक दफ़ा ज़रूर देखना। ये भी मैं भी इसमें
इसमें ज़्यादा चांसेस तो नहीं है इन 3 चीज़ों के, लेकिन फिर भी बहरहाल आप फेंटर में कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती, तो आप इसको भी रेडी ज़रूर करिएगा। ओके, तो उसके बाद है कर्सर यूजेज। कर्सर के यूजेज क्या हो सकते हैं? दिस टेक्निक वर्क्स फाइन फॉर अ कंटीजियस सीक्वेंस लाइक C++ अरेज, द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। ये जो टेक्निक होती है ये C++ में अरे में जाके यूज होती है। अरे क्या चीज होती है? अरे के बारे में तो आपको काफी अच्छे से आइडिया होगा कि क्योंकि ये जो अरे वाला टॉपिक ये हमारा ये एक CS201 का एक टॉपिक है अरेज भाई, ये C++ में यूज होता है। और अरेज का टॉपिक एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर में कभी भी नहीं आपकी जान छोड़ेगा। क्योंकि अरे आगे जाके फ्यूचर में अगर आप प्रोग्रामिंग आगे मजीद कंटिन्यू करते हो तो अरे की जो यूजेज है वो आगे बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, और हमारी जो प्रैक्टिकली लाइफ है इसमें भी अरे का यूज हो रहा है। तो फ्यूचर में भी ये आप प्रोग्रामिंग आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ेगा अरे को, तो इसको आपने ज़रूर रेडी करना है। बहरहाल हमें कर्सर की यूजेज के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो टेक्निक यूज होती है ये अरे के अंदर, अरे के एलिमेंट्स में यूज होती है एट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, एक खास मेमोरी लोकेशन पे। ओके, जो ये कर्सर की यूजेज, तो इसकी कर्सर के यूजेज की यहाँ भी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बताया हुआ है, तो आप इनको भी जरूर देखिएगा। तो आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। आइटरेटर्स क्या होते हैं? आइटरेटर्स के बारे में भी कुछ हम स्टडी कर लेते हैं। वी स्टडी कर्सर प्रीवियसली। कर्सर वर एक्सटर्नल पॉइंटेड दैट वर असेसिंग इंटरनल डाटा ऑफ एनी कंटेनर। कर्सर वर एक्सटर्नल पॉइंटर, कर्सर हमारे एक्सटर्नल पॉइंटर होते हैं दैट वी असेसिंग इंटरनल डाटा ऑफ एनी कंटेनर लाइक वेक्टर। ये जो हमारे इंटरन डाटा को इंटरनली यूज करते हैं एक खास वेक्टर पर, मतलब कंटेनर वेक्टर पर। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डाटा हाइडिंग, जो कि प्रिंसिपल डाटा हाइडिंग की प्रिंसिपल की अगेंस्ट होते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो हमारे कर्सर होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर अगेंस्ट करते हैं, वो आपकी डाटा हाइडिंग पर होते हैं। डाटा हाइडिंग क्या होता है? डाटा हाइडिंग मीन ये चीज़ है कि आप अपना डाटा छुपाया जा सके। जैसे हम क्लास में यूज करते हैं एक प्राइवेट का सेक्शन बनाते हैं, मतलब उसमें हम डाटा को प्राइवेट रखते हैं, तो वो पॉलिसी यूज करते हैं डाटा हाइडिंग की। डाटा हाइडिंग का जो प्रिंसिपल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कि आप इसको फ्यूचर में जब आप इसको इस प्रोग्रामिंग को मजीद कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में डाटा हाइडिंग के बारे में आप मजीद कुछ न्यू चीज़ें सीखोगे। तो बहरहाल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जेनेरिक आइटरेटर्स क्या होते हैं? जेनेरिक आइटरेटर, जनरल आइटरेटर क्लास कैन पॉइंट टू एनी कंटेनर बिकॉज इट इज इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग टेम्पलेट्स। बेसिकली इट प्रोवाइड एज अ फंक्शनैलिटी टू क्रिएट any container object. General iterator class can point to any container. General iterator class container can point, हमारी ये point के any container because it is implementing using template, क्योंकि ये हमारे templates को use करते हैं। Basically it provides as a functionality, ये हमारी functionality को use करते हैं to create any container, किसी भी container को use करने के लिए। Object using template and operator overloading, this has been explained in code below। तो इसके बारे में इन्होंने नीचे मजीद इसके बारे में बताया। जैसे आइटरेटर्स हैं, ये हमारे डिफरेंट आइटरेटर्स होंगे। डी रेफरेंस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर। इसके अंदर कंटेनर में कुछ फर्स्ट ऑपरेशन, बियॉन्ड ऑपरेट फंक्शन और नेक्स्ट ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा आगे हम मैं इन प्रोग्राम्स को मैं स्किप करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ये जो सीरीज है इसमें प्रोग्राम्स को बिल्कुल भी मैं कोई टच नहीं कर रहा। तो बहरहाल इसके आइटरेटर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। आइटरेटर्स के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उसको थोड़ा सा देखें। विद आइटरेटर्स मोर देन वन ट्रैवर्सल कैन बी पेंडिंग ऑन अ सिंगल कंटेनर। जो हमारे विद आइटरेटर मोर देन वन ट्रैवर्सल, एक आइटरेटर जो कि मोर देन वन ट्रैवर्सल होगा, मतलब एक से ज्यादा बार ट्रैवर्स करेगा, कैन बी पेंडिंग ऑन अ सिंगल कंटेनर। ये एक पेंडिंग होते हैं एक सिंगल कंटेनर पर। बी ऑप्शन है, सॉरी बी पॉइंट है, iterator allow to change the traverse strategy।
जो आइटरेटर होते हैं ये अलाउ करते हैं ट्रेवर्सेस की स्ट्रेटजी को चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग द आइटरेट ऑब्जेक्ट, बगैर किसी आइटरेट ऑब्जेक्ट को चेंज किए बगैर ये हमारी ट्रेवर्सल स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं विदाउट आइटरेट ऑब्जेक्ट। ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद है दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारी डाटा एब्स्ट्रैक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं बाय एमुलेटिंग पॉइंटर्स। इसमें एक हाथ जो एमुलेटिंग पॉइंटर्स होते हैं उनको यूज करते हैं। तो ये इसके कुछ आइटरेटर्स के एडवांटेजेस के आप इनको जरूर रेडी करिएगा। ये जो एडवांटेजेस है इसके बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। और जो CS 304 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आते बल्कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो थ्योरेटिकली होते हैं। और आपको फाइनल टर्म में जो आपका पेपर भी आता है वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम होता है। जो प्रैक्टिकली जो चीजें आती हैं वो आपके स्टार्ट वाले टॉपिक से आती हैं, स्टार्ट वाले लेक्चर से आती हैं। ये जो एंडिंग वाले लेक्चर्स हैं मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने लगा हूँ। CS 304 में जो एंडिंग वाले लेक्चर्स होते हैं इनमें इतने प्रैक्टिकली लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। टेम्पलेट्स के बारे में इतने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। एंडिंग वाले चैप्टर में छोटे छोटे आपसे पॉइंट्स है, छोटे छोटे जो कि आपके आज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे ये एक एडवांटेज है आइटरेटर्स, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप इनको जरूर रेडी करिएगा फाइनल टर्म के रिलेटिव। फाइनल टर्म में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो बहरहाल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे ओवर हो गया। चलिए अब इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।